बदकिस्मती से 40 सालों बाद साउथ कोरिया में भी वही हो गया जो पाकिस्तान में कभी कभार हो जाया करता है। सोल्जर्स पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं और मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मिलिट्री आपके रेड जोन के अंदर घुस जाती है और पार्लियामेंट पर कब्जा कर लेती है। इसी तरह के कुछ मनाजिर हमने साउथ कोरिया के देखे, लेकिन फ़र्क ये था कि साउथ कोरिया में ये सब ड्रामा सिर्फ 6 घंटे चल सका और एक बंदे की भी मौत वाकया नहीं हुई। उनके भी लोग वहां के रेड जोन में एंटर हो गए, लेकिन किसी को गोली नहीं लगी। हाँ, सिर्फ एक खिड़की के शीशे जरूर टूटे और इस चीज का हिसाब मांग रही है कोरिया की पार्लियामेंट और कोरिया के लोग, कोरिया की आर्मी से, कोरिया के प्रेसिडेंट से और उनके डिफेंस मिनिस्टर से। क्या आपने जुर्रत कैसे की ये मार्शल लॉ लगाने की और इसको इम्पोज करने की, जिसको 6 घंटों के अंदर अंदर पार्लियामेंट और लोगों ने फेल करके रख दिया। तो हुआ क्या, ये सारा माजरा कैसे पेश आया, साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, नॉर्थ कोरिया का इसमें क्या किरदार है और प्रेसिडेंट ने क्यों मार्शल लॉ लगवाया। साउथ कोरिया एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है जिसकी इकोनॉमिक फाउंडेशंस बहुत मजबूत हैं। आप अंदाजा लगाएं, $700 बिलियन से ज़ायद जिनकी एक्सपोर्ट्स हों, वो क्या कुछ नहीं बनाते होंगे। कितने बड़े बड़े मोबाइल ब्रांड्स हैं, उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे हैं। इसके अलावा अब नेटफ्लिक्स वगैरह पे उनके सीरीज और ड्रामास भी आप देख सकते हैं। जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, एक यही इमेज जाता है कि एक बहुत ही सिविलाइज्ड कौम है। जब नॉर्थ कोरिया के साथ उनका मुवाजना किया जाता है तो साउथ कोरियंस बहुत ही सुपीरियर नजर आते हैं हर एंगल से, और नॉर्थ कोरिया में हमें हर जगह डिक्टेटरशिप नजर आती है। साउथ कोरिया में भी डिक्टेटरशिप थी 1980s तक। वहां पर भी मिलिट्री कूज लगते थे, मसले मसाइल चलते रहते थे, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया और अपनी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हासिल किया। 40 साल बाद ऐसा क्यों हुआ कि मिलिट्री ने दोबारा कब्जा करने की कोशिश की। साउथ कोरिया में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और इस वक्त के उनके जो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने आर्मी को इनवाइट किया, उनका नाम है यून। वो साउथ कोरिया की कंजर्वेटिव पीपल्स पावर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में इनकी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां पर सदारती निज़ाम हो, जिस सदर की हुकूमत हो और पार्लियामेंट में उनकी मेजॉरिटी ना हो, तो वहां पर पॉलिटिकल फाइट्स जन्म ले सकती हैं। फ्रांस में भी कुछ ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन हुई है पिछले दिनों, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ की जो ऑपोजिशन है वो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में होने की वजह से इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर रही थी लेजिस्लेशन वगैरह में। और आगे जो सबसे बड़ी बैटल आने वाली थी वो थी बजट की लड़ाई, कि बजट में कौन अपनी मर्जी की चीज़ें आगे लेकर आएगा, किस किस्म की रिफॉर्म्स होंगी। एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लिबरल पार्टी, तो डेफिनेटली दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज इस पे डिफरेंट थे। काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात सामने आ रहे थे और इसके अलावा इन्फ्लेशन में भी थोड़ा बहुत इजाफा हो रहा था, लेकिन कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। प्रेसिडेंट साहब ने ये बहाना लगा के कि हमें नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, फेक न्यूज़ हैं, हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर का सामना कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया की जानिब से थ्रेट का सामना है, उन्होंने इन चीज़ों को बहाना बनाकर आर्मी को इनवाइट किया कि आप टेक ओवर कर लें। ये जो अपोजिशन है और ये जो पार्टीज़ हैं, ये मुल्क दुश्मन पार्टीज़ हैं और ये दुश्मनों के हाथों में खेल रही हैं और साउथ कोरिया को तबाह कर रही हैं, साउथ कोरिया की ये जड़ें हिलाकर रख रही हैं। लिहाजा अब इनको कंट्रोल करना होगा। प्रेसिडेंट पास वहां पर पावर है कि वॉर लाइक सिचुएशन में वो आर्मी को कॉल करके इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन ये कोई वॉर लाइक सिचुएशन नहीं थी जिसमें इन्होंने फौज को बुलाया। और इसलिए हमने देखा कि किस तरह वहां पर इकट्ठी हुई है पूरी सिविल सोसाइटी। लोग वहां पर जमा होना शुरू हो गए। उनके जो स्पीकर है पार्लियामेंट के, वो यूट्यूब पर आ गए। उन्होंने लोगों को बुला लिया, उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को बुला लिया कि जल्द अज जल्द वोटिंग करें इस पे। और जैसा कि इनके कानून में है कि मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स अगर मार्शल लॉ के अगेंस्ट वोट दे दें तो उसको वापस विड्रॉ करना पड़ता है। तो यही हुआ, 300 में से 190 लॉ मेकर्स ने इसके खिलाफ वोट दिया और आर्मी को पीछे हटना पड़ा, जिसकी तारीफ बहुत से लोगों ने की। इवन साउथ कोरिया में भी लोगों ने आर्मी के इस किरदार को सराहा कि प्रेसिडेंट के कहने पर वो आ तो गए, लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट ने लॉ पास किया तो वो वापस पीछे हट गए और मार्शल लॉ का टोटल दौरानिया सिर्फ 6 घंटे था। और इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि मिलिट्री की हल्की फुल्की झड़पें हुई वहाँ के लोगों के साथ। वहाँ का जो स्टाफ था, पार्लियामेंट का स्टाफ,
उन्होंने इनको पुश बैक करने की कोशिश की। मतलब वहां पर ऐसा नहीं हुआ कि लोग डर गए कि जी बंदूकें आ गई हैं, पीछे हट जाओ, इनके आगे हाथ खड़े कर दो। उन्होंने जो फायर एक्सटिंग्विशर्स के स्प्रेस थे वो आर्मी वालों पर करने शुरू किए, जो पार्लियामेंट का स्टाफ था। पार्लियामेंट के स्टाफ ने कहा कि हमारी ड्यूटी है और हम इसको निभाएंगे। प्रोटेस्टर्स में से कई औरतें आवाजें लगा रही थीं कि शर्म करो, तुम किस तरह आइन को अपने पैरों तले रौंद रहे हो। और इसके अलावा ऑपोजिशन की एक वुमेन पार्लियामेंटेरियन ने सोल्जर से उसकी राइफल छीनने की भी कोशिश की पार्लियामेंट के अतराफ में। और इन सब मनाजिर को वहां के बहुत से टीवी चैनल्स ने लाइव कवरेज दी। आर्मी मीडिया ने यहां तक कवर किया कि आर्मी के हेलीकॉप्टर्स नेशनल असेंबली के बाहर लैंड कर रहे थे और कम से कम 3 हेलीकॉप्टर्स को देखा गया। मतलब पूरी तैयारी थी मिलिट्री की पूरी कुव्वत के साथ कब्जा करने की। 300 के करीब सोल्जर्स ने पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश की थी, जिसको नाकाम बनाया गया बड़ी हद तक। सबसे हैरानकुन बात यह है कि वहां पर जिस तरह का रिस्पांस आया वहां की पार्लियामेंट और लोगों की जानिब से, उन्होंने बंदूकों की परवाह नहीं की। उन्होंने मिलिट्री का फेस टू फेस सामना किया। उनके रेड जोन में, जो भी उनका स्पेशल जोन है जहां पर पार्लियामेंट है, लोग जमा हो गए, लोगों ने आर्मी के साथ आई बॉलिंग की। इसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस वो बिल्कुल नहीं डरे, वो उनके रास्ते में खड़े हो गए। और जब तक उन्होंने वोटिंग पूरी नहीं कर ली, जिसमें 190 मेंबर्स ने इसके खिलाफ वोट किया, वो वहां से नहीं हिले और उन्होंने आर्मी को वापस जाने पर मजबूर किया। मतलब उन्होंने एक स्टैंड लिया। आप देखें कि किस तरह वहां का स्पीकर एक्टिव हुआ, उसने पूरी मोशन बुलवाई, उस पर कार्रवाई की, वोटिंग कराई। वो इस पूरे प्रोसेस से घबराए नहीं या उनकी बिल्कुल हवा नहीं निकल गई कि यार अब क्या करें, अब किससे राब्ता करें, हम कोई मफाहमत का रास्ता अपनाएं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो उनके ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनली राइट तरीका था वो उन्होंने किया और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उन्होंने आर्मी को 6 घंटे के अंदर अंदर बाहर निकाल दिया। वहां पे सारे रूल्स क्लियर हैं। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हुई। मसला जरूर क्रिएट हुआ था, अनसर्टेनिटी जरूर क्रिएट हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिखाया और इसको फेल करके दिखाया है। ऐसा तब होता है जब आपके पॉलिटिशियंस और लॉ मेकर्स अपनी अपनी जॉब्स ईमानदारी के साथ कर रहे हों और उनकी स्ट्रिंग्स किसी के हाथ में ना हो, वो किसी के पपेट ना हो। जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हम बहुत से गैर जमहूरी मुल्कों में देखते हैं, ये अफ्रीका वगैरह में, कि किस तरह पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिशियंस पपेट्स होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के। नेशनल असेंबली के स्पीकर ने क्लियर अल्फाज में कहा कि ये मार्शल लॉ इनवैलिड है और हम इसको नहीं मानते। अब प्रेसिडेंट की बात करें तो उनकी भी एक बड़ी अजीबोगरीब दास्तां है। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि उनका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से है और अपोजिशन उनके लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर रही थी लेजिस्लेशन वगैरह में। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये नॉर्थ कोरिया के एलाइज हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ इनकी वैसे ही बड़े बुरे हालात हैं। जो दूसरी पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनकी ये अप्रोच रही है कि नॉर्थ कोरिया के साथ जो भी मसले मसाइल हैं बॉर्डर वगैरह के या दूसरे जो इख्तलाफात हैं, उनको मफाहमत के साथ हल किया जाए। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया है, इनके बड़े ही शदीद इख्तलाफात हैं और नॉर्थ कोरिया भी इनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ इनके पर्सनल मसले मसाइल भी हैं, क्योंकि उन्होंने इनकी बेगम के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया हुआ है और कोरिया के अंदर पम्फलेट्स फेंकवाए हुए हैं नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस ने। और बढ़ते हुए पॉलिटिकल टर्मोइल ने प्रेसिडेंट साहब ने अपनी मुल्क की ऑपोजिशन पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि ये नॉर्थ कोरिया के साथ मिले हुए हैं और एंटी स्टेट कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं और ये मेरी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए साजिशों में मसरूफ़ हैं, रिबेलियन तैयार कर रहे हैं, इसलिए इस पार्लियामेंट को सस्पेंड करना होगा। ये था इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए इन्होंने आर्मी बुलवाई। मैं बहुत जल्द एंटी स्टेट फोर्सेस को कुचल दूंगा जिन्होंने मेरे और मुल्क के खिलाफ साजिशें की। अब इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई का आगाज हो गया है और इनकी साउथ कोरिया में प्रेसिडेंसी एक अनसर्टेनिटी का शिकार हो चुकी है कि ये प्रेसिडेंट रहेंगे या नहीं। साउथ कोरिया की सिविल सोसाइटी को इन पर यह भी गुस्सा है कि इन्होंने इतना बड़ा नॉन डेमोक्रेटिक स्टेप क्यों उठाया, क्योंकि अगर ये स्टेप कामयाब हो जाता तो लोगों की बहुत सी आज़ादियां सल्ब हो सकती थी। मीडिया पर कंट्रोल स्टेट का हो जाना था, रैलीज और प्रोटेस्ट पर पाबंदी लग जानी थी और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो अब के डेमोक्रेटिक साउथ कोरिया में लोग इंजॉय कर रहे हैं वो उनसे छिन जानी थी। इवन कोर्ट्स की पावर्स भी लिमिटेड हो सकती हैं साउथ कोरिया के आइन के मुताबिक अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो। लेकिन लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन कहाँ थी, ऐसे कौन से बुरे हालात थे जिनकी वजह से फौज बुलानी पड़ गई और इमरजेंसी मार्शल लॉ को डिक्लेयर करना पड़ा।
और साथ ही प्रेसिडेंट का क्लेम ये भी था कि हम इस सारे गंद को साफ करेंगे, हम अपनी कंट्री को रीबिल्ड और प्रोटेक्ट करेंगे प्रो नॉर्थ कोरियन फोर्सेस से, जो कि कम्युनिस्ट निज़ाम की हामी हैं। जबकि हमारा एक लिबरल कंट्री है, यहाँ पर कम्युनिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। साउथ कोरिया की बात करें तो इनकी ज़्यादातर अलाइनमेंट वेस्टर्न कैंप के साथ है, मतलब यहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम नहीं है। इनके अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वेस्ट में इनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैवल डेस्टिनेशन है वेस्टर्न विजिटर्स के लिए, जो कि नॉर्थ कोरिया को एक बहुत ही ख़तरनाक जगह समझते हैं। और साउथ कोरिया डेफिनेटली पूरी दुनिया में एक हीरो के तौर पर जाना जाता है, मतलब जहाँ पर बड़े अच्छे हालात हैं, लोग बड़े खुश रह रहे हैं, यहाँ की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक फाउंडेशंस मजबूत हैं। 40 साल बाद हमने यहाँ पर इस तरह के हालात देखे हैं कि मिलिट्री ने टेक ओवर करने की कोशिश की है और ये साउथ कोरिया के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। 2020 के बाद की दुनिया को हम देख रहे हैं कि बहुत से जो पुराने मसाइल हैं वो अब दोबारा जन्म ले रहे हैं। जो कंट्रीज़ काफ़ी हद तक अपनी फाउंडेशंस बना बैठी थीं पिछले 30 सालों में 2019 तक, वो अब वीक हो रही हैं और बहुत से ममालिक इस ग्रेट पावर कंपटीशन में मारे जा रहे हैं और जियोपॉलिटिकल बैटल्स का शिकार हो रहे हैं। साउथ कोरिया भी जियोपॉलिटिक्स से किसी हद तक मुतासिर नज़र आता है। अमेरिका और चाइना की राइवलरी, साउथ चाइना सी में चपकलिश, ये सारी चीज़ें साउथ कोरिया को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया देखें, जो इनका दुश्मन समझा जाता है तो एक ही टेरिटरी, वो आए दिन मिसाइल तजर्बात करता रहता है, वो भी इनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और वो ज़्यादातर चाइना के साथ अलाइन करते हैं नॉर्थ कोरियंस। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में किस चीज़ ने ट्रिगर किया है इनके प्रेसिडेंट को कि वो मार्शल लॉ को कॉल करें। आपके ख्याल में वो क्या वजूहात थी? क्या इनकी ऑपोजिशन ही मेन वजह थी या वाकई नॉर्थ कोरिया का कोई किरदार है साउथ कोरिया की डिस्टेबलाइजेशन में? या आपके ख्याल में जो ग्रेट पावर कंपटीशन है, जो जियो पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से साउथ कोरिया पर इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या साउथ कोरिया इस क्राइसिस को हैंडल कर लेगा या नियर फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि साउथ कोरिया एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल टर्मोइल में एंटर हो रहा है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।